द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, जिसका हिंदी अनुवाद मन की शक्तियों को जागरूक करने की तकनीक इस नाम से है, और हम इसी हिंदी अनुवादित बुक की रीडिंग कर रहे हैं। आज हम इस बुक का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, अपने शब्दों में छिपी ताकत। इस बुक के परिचय में आपसे कहा गया था कि इसमें दिए गए कोई भी प्रयोग पुस्तक को पहली बार पढ़ते समय ना करें, लेकिन इस मामले में आगे दिया गया प्रयोग एक अपवाद है। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपनी संपूर्ण कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। आइए देखें कि आपको क्या करना होगा। मान लेते हैं कि आप अपने रसोई घर में अपने हाथ में नींबू लिए खड़े हैं, जिसे आपने अभी अभी फ्रिज से निकाला है। यह आपके हाथों में ठंडा का एहसास दे रहा है। अब उस नींबू को गौर से देखें, उसका निरीक्षण करें। यह बाहर से पीले रंग का है और इसके दोनों छोर पर 2 हरे बिंदु दिख रहे हैं। इसे एक बार हल्के से दबाकर इसकी मजबूती और वजन को भी महसूस करें। अब इस नींबू को अपने नाक के पास लाकर इसकी गंध लें। नींबू की गंध ज़बरदस्त होती है ना? अब इस नींबू को आधा काट कर फिर से उसका गंध लें। अब आपको इसकी वह खास गंध और भी तीव्रता से महसूस होगी। इसके बाद नींबू के आधे टुकड़े को अपने दांतों से चबाएं और इसके रस को अपने मुंह के चारों ओर जाने दें। इसका स्वाद भी निराला होता है ना? अगर आपने अपनी कल्पना का सही प्रयोग किया होगा तो अब तक आपके मुंह में पानी आ गया होगा। आइए इसके आशय को विस्तार से जानें। आपने देखा कि कुछ शब्दों ने ही आपकी स्वाद ग्रंथियों को उत्तेजित कर दिया, हालांकि इसका कोई असली असर नहीं होता। यह तो आपकी कल्पना का प्रभाव था। जब आपने नींबू के बारे में उन शब्दों को पढ़ा तो आपने अपने दिमाग से कहा कि आपके हाथ में एक नींबू है, जबकि वास्तव में आपके पास कोई नींबू नहीं था। लेकिन आपके दिमाग ने इस बात को गंभीरता से लिया और आपकी स्वाद ग्रंथियों से कहा कि यह नींबू का रस चखने जा रहा है। इसके स्वाद को लेने के लिए तैयार हो। स्वाद ग्रंथियों ने आपके दिमाग की बात सुनी और आपके मुंह में पानी आ गया। हम में से अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनका कोई न कोई अर्थ होता है, जो अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। इसी तरह यह अर्थ सच्चा या झूठा, कमज़ोर या ताकतवर भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शब्दों का एक अर्थ ज़रूर होता है, लेकिन एक सच यह भी है कि शब्दों से हकीकत सिर्फ झलकती ही नहीं है, बल्कि उस हकीकत का निर्माण भी होता है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी स्वाद ग्रंथियों ने मुंह के अंदर नींबू का रस होने की हकीकत को निर्माण किया। ऐसा नहीं है कि दिमाग हमारे मन के बारे में सब कुछ जान लेता है। दिमाग सूचनाएं ग्रहण करता है और संग्रह करता है। यह हमारे शरीर का नियंत्रक ही होता है। इसलिए अगर आप इससे कहेंगे कि मैं नींबू खा रहा हूँ तो वह अपना काम तुरंत शुरू कर देता है। नकारात्मक शब्दों का असर। माइंड कंट्रोल में हम जिसे मेंटल हाउस क्लीनिंग यानी मन रूपी घर की सफाई ऐसा कहते हैं, अब वह करने का समय आ गया है। इसके लिए किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अपने दिमाग को उत्तेजित करने वाले शब्दों का चुनाव करते समय सावधान रहने का दृढ़ संकल्प हमें करना है। हमने जो प्रयोग किया उसका कोई नुकसान नहीं था, हालांकि उसका कोई लाभ भी नहीं था। पर जब हम अपने शब्दों का चुनाव करते हैं तो ये हमारे लिए लाभकारी या हानिकारक दोनों हो सकते हैं। खाना खाते समय कई बच्चे एक खेल खेलते हैं। वे अपने खाने का वर्णन बहुत ही बुरे तरीके से करते हैं। जैसा वे कहेंगे, ये मक्खन कितना गंदा लग रहा है, इतना गंदा रंग तो पहले कभी नहीं देखा। इस खेल का उद्देश्य यह दिखावा करना होता है कि हमें मक्खन को देखकर उल्टी नहीं आ रही, पर सुनने वालों का जी जरूर मिचला जाएगा। अक्सर यही तरीका काम कर जाता है, मगर सुनने वालों की भूख मारी जाती है। बड़े होने पर हम सभी यही खेल खेलते हैं। हम नकारात्मक शब्दों के साथ जीवन के प्रति अपनी भूख या लालसा को कमज़ोर कर देते हैं। नकारात्मक शब्दों को बार बार दोहराने से वे और शक्तिशाली बन जाते हैं और जीवन में भी नकारात्मकता ले आते हैं।
इस तरह हमारी जीने की उम्मीद घटने लगती है। आप कैसे हैं? इस सवाल पर लोगों के जवाब कुछ इस प्रकार होंगे, बस ठीक ही हूँ, कोई शिकायत नहीं है। जैसा भी हूँ, शिकायत करने से क्या फ़ायदा, ठीक ही हूँ, हालात बहुत बुरे भी नहीं हैं। अगर आप ऐसे शब्द कहेंगे तो ज़रा सोचें कि आपके दिमाग को क्या संदेश मिलेगा। इन शब्दों से दिमाग क्या अर्थ निकालेगा। बर्तन मांजना भी किसी सरदर्द से कम नहीं है। ये चेकबुक बैलेंस करना भी एक सिरदर्द है। फला मौसम में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। ऐसे शब्दों को बार बार दोहराकर हमें क्या मिलने वाला है। अब मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि कई सारे डॉक्टरों को उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा ऐसे नकारात्मक शब्दों से ही मिलता है। याद रखें, दिमाग अपने आप कुछ भी तय नहीं करता। आपकी बातें सुनकर वह अनुमान लगाएगा कि आप सिरदर्द पाना चाहते हैं और फिर वह आपके सिरदर्द का सिग्नल भेजना शुरू कर देगा। बेशक जब हम दर्द की बात करते हैं तो उसी समय हमें कोई शारीरिक तकलीफ होनी शुरू नहीं होती। हमेशा स्वस्थ रहना यह हमारे शरीर की प्राकृतिक अवस्था है। हमारा शरीर अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता के साथ अच्छी तरह काम करता है, मगर जब हम बार बार नकारात्मक शब्दों को दोहराते हैं तो यह अपना काम भूलकर हमें वह बीमारी भेज देता है जिसके बारे में हम अक्सर बातें करते हैं। हमारे इन शब्दों को दो बातों से शक्ति मिलती है, हमारे मन का स्तर और हमारी कही हुई बात के साथ हमारा भावनात्मक जुड़ाव। कितना दर्द हो रहा है, अगर आप पूरे विश्वास के साथ ये शब्द इस्तेमाल करेंगे तो दर्द को लगेगा कि आप उसका स्वागत कर रहे हैं। इसी तरह आप कहेंगे कि मेरा तो हर काम बिगड़ जाता है, कोई भी काम अच्छा नहीं होता, तो याद रखें कि आपके शब्द की गहराई आपके काम को बिगाड़ने में देर नहीं करेगी। माइंड कंट्रोल हमें अपनी इन आदतों से बचाने के लिए ज़रूरी सुरक्षा प्रदान करता है। अल्फा और थीटा अवस्था के दौरान हमारे शब्दों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। पिछले अध्यायों में आपने देखा कि किस तरह आप अपने शब्दों को साधारण से शब्दों द्वारा प्रोग्राम करते हुए 3 उंगलियों वाली तकनीक को उस शक्ति में बदल सकते हैं जो आपको अल्फा अवस्था में ले जाती है। एक सकारात्मक वाक्य की शक्ति। मैंने कभी डॉक्टर ईमिल कुई की हंसी नहीं उड़ाई, जबकि आजकल कई लोग ऐसा करते हैं। दरअसल डॉक्टर ईमिल कुई अपने एक वाक्य के लिए मशहूर हैं। वह वाक्य है, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, यानी दिन प्रतिदिन हर तरह से मैं बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूँ। लेकिन लोगों को यह वाक्य एक चुटकुले की तरह लगता है जिससे हंसी मजाक किया जा सकता है, मगर इस एक वाक्य में इतनी शक्ति है कि इसे केवल बार बार दोहराने से ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगी भी स्वस्थ लाभ पा चुके हैं। इन परिणामों को देखते हुए निश्चित ही ये शब्द कोई मजाक नहीं है। इन शब्दों का मैं सम्मान करता हूँ। डॉक्टर कुई के प्रति मेरे मन में आदर और कृतज्ञता है। मैंने इनकी सेल्फ मास्टरी थ्रू ऑटो सजेशन इस पुस्तक से भी बहुत कुछ सीखा है। फ्रांस के ट्रायस में जन्मे डॉक्टर कुई ने उसी शहर में करीबन 30 साल तक एक केमिस्ट का काम किया। सम्मोहन पर प्रयोग और अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी साइकोथेरेपी विकसित की जो आत्म सुझाव पर आधारित थी। सन 1910 में उन्होंने नैसी में एक निःशुल्क अस्पताल खोला जहां उन्होंने हजारों मरीजों को स्वस्थ किया, जिनमें से कई गठिया, गंभीर सिरदर्द, दमा, लकवा, अल्सर, ट्यूमर और हकलाहट जैसे रोगों के शिकार थे। डॉक्टर कुई हमेशा कहते थे, मैंने कभी किसी का इलाज नहीं किया, बल्कि अपने मरीजों को सिखाया कि वे अपना इलाज स्वयं कैसे करें। इसमें कोई संदेह नहीं कि लोगों की बीमारियां ठीक हुई, जिसके लिखित परिणाम भी उपलब्ध हैं। लेकिन 1926 में डॉक्टर कुई की मृत्यु के बाद इनकी इलाज की पद्धति कहीं लुप्त सी हो गई। क्या यह पद्धति इतनी मुश्किल थी कि केवल कुछ विशेषज्ञ ही इसे अपना सके? हो सकता है कि यह पद्धति आज भी जीवित हो और अपना काम कर रही हो। दरअसल इनकी इलाज की पद्धति इतनी सरल है कि इसे कोई भी सीख सकता है। इसका सार माइंड कंट्रोल में छिपा है। इसमें 2 बुनियादी नियम हैं। पहला, एक बार में हम केवल एक ही चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, जब हम किसी विचार पर ध्यान करते हैं तो वह सच हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर उसी क्रिया में बदल देता है। जाने अनजाने में हुई नकारात्मक सोच के कारण यदि आपके शरीर की स्वस्थ होने की प्रक्रिया में रुकावट आ रही हो और आप फिर से स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर ईमिल कुई का यह वाक्य 20 बार दोहराएं। डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दिन प्रतिदिन हर तरह से मैं बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूँ। इस वाक्य को दिन में 2 बार दोहराने से भी काफ़ी लाभ मिलते हैं। यही डॉक्टर ईमिल कुई की
इलाज करने की पद्धति है। मेरा अपना शोध भी यही कहता है कि ध्यान के स्तरों के दौरान शब्दों की ताकत और बढ़ जाती है। मैंने स्वयं इस पद्धति के कुछ फेरबदल किए हैं। अल्फा और थीटा स्तर पर आने के बाद हम कहते हैं, हर दिन हर तरह से मैं बेहतर बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ। ध्यान के दौरान हम केवल एक बार ही ऐसा कहते हैं। हम एक और वाक्य भी कहते हैं जो डॉक्टर कुई की बात से ही प्रभावित है। नकारात्मक सोच और नकारात्मक सुझाव मन के किसी भी स्तर पर मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। एक सैनिक का उदाहरण, केवल इन 2 वाक्यों के उच्चारण से ही जीवन में प्रभावशाली परिणाम होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैं एक सैनिक के अनुभव का जिक्र करना चाहूँगा। जब उसने माइंड कंट्रोल का प्रशिक्षण को शुरू किया, तब अचानक कोर्स के पहले ही दिन उसने ड्यूटी के लिए इंडो चाइना बॉर्डर पर भेज दिया गया। इस प्रशिक्षण का केवल एक दिन उसने पूरा किया था। उस एक दिन में उस सैनिक को ध्यान करना और उपरोक्त 2 वाक्यों को दोहराना ही याद रहा। उस सैनिक को एक पियक्कड़ और गुस्सैल सेना अधिकारी के अधीन काम करना था, जो नए सैनिकों पर खास तौर से रोब झाड़ता था। मगर कुछ ही सप्ताह में अक्सर खांसी के दौरे के साथ उस सैनिक की नींद टूट जाती। इसके बाद उसे दमा का दौरा पड़ने लगा, जबकि पहले कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेडिकल परीक्षण के बाद पता चला कि उसकी सेहत बिल्कुल ठीक थी, मगर इस दौरान उसकी थकान भी बढ़ी और काम के मामले में उसका प्रदर्शन बिगड़ने लगा। परिणाम स्वरूप सेना अधिकारी की नज़रों में वह सैनिक और भी अधिक गलत साबित हो गया। विपरीत परिस्थिति के कारण उसकी यूनिट के अन्य साथी नशे की मदद लेने लगे थे, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उस सैनिक ने माइंड कंट्रोल में सिखाया गया ध्यान और उन 2 प्रेरक वाक्यों का अभ्यास शुरू किया। संयोगवश दिन में 3 बार ध्यान करना उसके लिए संभव होता गया। वह सैनिक कहता, 3 ही दिन में मैंने उस सेना अधिकारी का सामना करने के लिए ज़रूरी प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली। उसने जो भी काम मुझे बताए वे सारे मैंने पूरे किए, पर उसकी किसी भी नकारात्मक बात का मुझ पर कोई असर नहीं होता था। इसके अलावा केवल 1 सप्ताह में ही दमा और खांसी से भी मुझे आराम मिल गया। अगर मुझे किसी माइंड कंट्रोल के छात्र से ये सुनने को मिलता है तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मुझे सफलता के किस्से सुनने पसंद है, लेकिन मैंने उनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। हमारे पास आत्मचिकित्सा यानी स्वस्थ पाने के लिए बहुत से प्रभावशाली तरीके हैं। आगे आने वाले अध्याय में मैं आपको उनकी जानकारी देना चाहूँगा। इस सैनिक के अनुभव की सबसे रोचक बात यह है कि वह माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण की कोई भी तकनीक या तरीका नहीं जानता था, लेकिन कोर्स के पहले ही दिन उसने जो 2 वाक्य सीखे उस पर अभ्यास करके उसने अपनी समस्याओं को हल किया। एक नर्स का अद्भुत प्रयोग। माइंड कंट्रोल में ध्यान के जिस स्तर पर हम जाते हैं उससे भी कई अधिक गहराई के स्तर पर जाकर शब्द और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। माइंड कंट्रोल के लेक्चरर और इलाज के दौरान बेहोशी की दवा देने वाली अल्काहोमा की एक नर्स श्रीमती जीन मेब्रो ने इस ज्ञान के उपयोग से रोगियों को ठीक करने के लिए एक अद्भुत प्रयोग किया। ज्यों ही रोगी गहरी बेहोशी में जाता तो वो उनके कान में हौले से जल्दी स्वस्थ होने के लिए सूचना देती। कुछ मामलों में तो वो इस तरह रोगियों की जान तक बचाने में सफल रही। एक सर्जरी के दौरान सर्जन को ऐसा लग रहा था कि रोगी के शरीर से बहुत खून बहने वाला है, मगर सर्जन तब आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने देखा कि सर्जरी में रोगी के शरीर से बहुत ही कम खून बहा। यह चमत्कार श्रीमती जीन मेम्ब्रो की सूचनाओं से हुआ। रोगी के शरीर पर पहला चीरा लगने से पहले और उसके बाद हर 10 मिनट में वे रोगी से कहती, अपने शरीर से कहो कि ज़्यादा खून न बहाए। एक अन्य ऑपरेशन के दौरान श्रीमती जीन मेम्ब्रो ने एक रोगी को बेहोशी की दवा देने के बाद उसके कान में कहा, जब तुम उठोगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जीवन में हर कोई तुमसे प्यार करता है और तुम खुद भी अपने आप से प्यार करते हो। दरअसल यह रोगी अपने सर्जन के लिए परेशानी का कारण बनी थी। वह हमेशा तनाव में रहने वाली और शिकायत करने वाली महिला थी। उसे अपना हर दर्द और पीड़ा अपशकुन की तरह लगते थे। इस कारण उसके स्वास्थ्य में बहुत ही धीमी गति से सुधार हो रहा था।
बेहोशी दवा का असर खत्म होने के बाद जब उसे होश आया तो जैसे उसका जीवन ही बदल गया था। उसके चेहरे पर एक नया ही भाव था। 3 महीने के बाद ही उसके सर्जन ने श्रीमती जैन को बताया कि अब वह रोगी पूरी तरह से बदल गई है। वह तनाव से मुक्त हो चुकी है और भरपूर आशावादी हो चुकी है। ऑपरेशन के बाद अब उसके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। श्रीमती जीन मेब्रो के कार्य से माइंड कंट्रोल में सिखाई गई 3 बातों का पता चलता है। पहली बात यह है कि मन के गहरे स्तर पर शब्दों में असाधारण शक्ति होती है। दूसरी बात, मन का हमारे शरीर पर हमारी उम्मीद से भी अधिक नियंत्रण होता है। और तीसरी बात, मन शरीर पर पहले से कहीं ज़्यादा असर रखने लगता है। और जैसा कि मैंने अध्याय 5 में पहले बताया था कि हम हमेशा सजग रहने लगते हैं। न जाने कितने माता पिता ऐसे होंगे जो अपने सोते हुए बच्चों के कमरे में अचानक जाकर उनका बिस्तर और चादर ठीक करके वापस आ जाते हैं। अगर वे अपने सोते हुए बच्चे के सिर को सहलाकर कुछ प्यारे और सकारात्मक शब्द उनके कान में बोल सके तो बच्चों को पूरा दिन शांत और सुरक्षित महसूस करने में सहायता मिलेगी। माइंड कंट्रोल के कई छात्रों ने अपनी सेहत में सुधार होने की बात की है। कई लोगों के जीवन में तो कोर्स पूरा होने से पहले ही सकारात्मक परिणाम दिखाई दिए। एक बार तो मैं इसी वजह से उलझन में भी आ गया था। मेरे ही इलाके में कुछ बीमार लोगों ने अपने डॉक्टरों से कहा कि मेरे पास आने के बाद उनके बहुत सारे रोग ठीक होने लगे हैं और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यह सुनकर उन डॉक्टरों ने जिले के प्रतिनिधि से मेरी शिकायत कर दी। डॉक्टरों को डर था कि इन रोगियों को मेरे यहाँ कोई विशेष दवा दी जाती है, लेकिन पूरी छानबीन के बाद ये साबित हुआ कि माइंड कंट्रोल में किसी प्रकार की कोई दवा नहीं दी जाती। सौभाग्य से दूसरों की सेहत में सुधार के लिए माइंड कंट्रोल गैरकानूनी नहीं था। अगर ऐसा होता तो आज माइंड कंट्रोल संस्था का नामो निशान तक न बचा होता।